नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। गंगा सवेरा में आपका स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हम दोनों हाजिर हैं। बिल्कुल, और बात चाहे राजनीति की कर लेंगे आप, चाहे राजनेताओं की, हर चुनावी खबर इस बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। हर खबर बिल्कुल अलग और नए अंदाज में आपके सामने। बिल्कुल राजेंद्र, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। राजेंद्र, तो चलिए सबसे पहले दर्शकों को यही बता देते हैं कि आज सीएम योगी की क्या मूवमेंट रहने वाली है। देखिए, आज वो बदायूं दौरे पर रहेंगे, जहां वो 1127 करोड़ से ज्यादा रुपए की ये बड़ी परियोजना, भारी भरकम परियोजना कह सकते हैं, 359 हैं जिनकी कुल संख्या, जिनका आज लोकार्पण होना है। एक जनसभा भी होगी जिसे वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां तक बात सुरक्षा व्यवस्था की है, तो इसके लिए पीएसी की 4 कंपनियां, 9 सीओस, 2 एएसपी, 50 इंस्पेक्टर्स और 150 सब इंस्पेक्टर समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इसके बाद अगली पड़ाव की बात करें तो शाहजहांपुर भी जाएंगे सीएम, और जलालाबाद काकोरी शहीद इंटर कॉलेज में एक आम जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद वो खिरनी बाग के रामलीला मैदान में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी 2 जनसभाएं हैं। इसके साथ ही 101 योजनाओं का लोकार्पण है और शिलान्यास है, यानी शगुन के तौर पर ये 101 योजनाएं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं बहुत विस्तार से। 359 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे आज बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए अब आपको और ज्यादा इस बारे में जानकारी के लिए हम लेकर चलते हैं अनुभव शुक्ला के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। हमने देखा कल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, आज वो बदायूं में होंगे। वहां पर फिर से परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, जनसभा का संबोधन होगा। तो इसमें आज के दौरे में सबसे महत्वपूर्ण बात आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इन दिनों मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और जिस जिले में भी जाते हैं उसको करोड़ों की सौगात देकर आते हैं। जो वहाँ पर तमाम योजनाएं या तो शुरू की गई हैं, उनका कुछ का उद्घाटन होता है और कुछ नई योजनाएं जो है उनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाता है। इसी कड़ी में आज जब बदायूं जाएंगे तो सबसे पहले जो सहसवान विधानसभा है वहाँ पर तकरीबन अगर हम कहें जो जनसभा होगी, कुल 1127 करोड़ के आसपास जो है वहाँ की सौगात देंगे और 359 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मुख्यमंत्री ने खुद एक अभियान शुरू किया है। अभियान क्या है? जिन सीटों पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई वहां खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और कोशिश यही है कि उन सीटों पर भी बीजेपी को जीत हासिल करे। इसी तरीके से बदायूं की सहसवान सीट है, वहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली। जब तमाम अगर हम कहें मोदी लहर भी थी, उसके बावजूद जीत नहीं मिली। फिर सुबह 10 बजे निकलेंगे, बदायूं जाएंगे, जनसभा करेंगे, सौगात देंगे। उसके बाद शाहजहांपुर जाने का कार्यक्रम है, वहाँ पर 2 जनसभाएं होनी है। एक वहाँ पर जलालाबाद विधानसभा में होगी और एक दूसरी जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर एक जनसभा होगी। 101 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास वहाँ भी है। लेकिन जो जलालाबाद विधानसभा है वो भी एक ऐसी विधानसभा है जहाँ बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी और खुद इसलिए मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं जनसभा करने के लिए। लेकिन लगातार हर दिन आप देखिए मुख्यमंत्री किसी न किसी जिले के दौरे पर रहते हैं। कल वेस्टर्न यूपी में थे, कैराना में उन परिवारों से मिले जो वापस आए हैं और एक मैसेज उन्होंने दिया है। इसी तरीके से आज बदायूं जा रहे हैं, इसके अलावा शाहजहांपुर जा रहे हैं, कल उनका कानपुर जाने का कार्यक्रम है। हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले में जाने का कार्यक्रम है। इसके पीछे एक और वजह है। आपको याद होगा जैसे अलग अलग क्षेत्रों की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें विधायक आए थे, सांसद आए थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष आए थे, तब भी यही बात उठी थी, ये फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया था विधायकों ने कि जो भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम करने वो जल्दी से जल्दी कर लिए जाए। यानी जिन विधानसभा क्षेत्रों में जो घोषणाएं सरकार ने की थी वहाँ बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं हुई हैं तो उन सारी चीज़ों को कर लिया जाए, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। और इसीलिए अब ऐसा प्लान शेड्यूल किया गया है कि हर दिन किसी न किसी जिले में मुख्यमंत्री जाएं, करोड़ों की सौगात भी दें और अगर वहाँ कोई ऐसी विधानसभा है जहाँ बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई तो वहाँ खास तौर से फोकस करते हैं।
बिल्कुल अनुभव, और ये चीज परिलक्षित भी होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए जनता के बीच। सीएम आए थे, उनके जाने के बाद क्या हो रहा है ये जमीनी स्तर पर कुछ ना कुछ नजर तो आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो आचार संहिता लग जानी है। अनुभव शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, पूरे दिन अपडेट मिलेगी दौरे को लेकर। तो राजेंद्र आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ से जो खबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसमें। बिल्कुल राजेंद्र, और देखिए अलग अलग पार्टी के कई नेता सपा ज्वाइन कर रहे हैं। राजेंद्र ये पैटर्न देख रहे हैं हम, थोड़े थोड़े दिनों में हमें नजर आ ही जाता है कि कौन कौन साइकिल पर सवार हो रहा है। अब पार्टी का नाम बदल जाता है, छोटी बड़ी हर पार्टी का नाम हम ले सकते हैं जो साइकिल पर सवार होते हैं। आज क्या होगा इसका पटाक्षेप 12 बजे हो जाएगा, क्योंकि पार्टी ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें साफ कर दें अखिलेश यादव कि भाई अब कौन आ गया है सपा में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं अखिलेश यादव, और हर दल के नेता लगभग, बड़ा हो या छोटा हो, ठीक कहा आपने, उसको समाजवादी पार्टी में जगह दी जा रही है उसके प्रभाव के मुताबिक जी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पिछले दिनों में कौन कौन से नेता किस पार्टी से समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं, क्योंकि ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल, और अगर ग्राफिक्स के जरिए देखें तो अंबिका चौधरी बसपा छोड़कर सपा में आ गए, राजराम पाल कांग्रेस छोड़कर सपा में आ गए, लालजी वर्मा जल्द ही देखा हमने किस तरीके से वो साइकिल पर सवार हुए, राम अचल राजभर भी सपा में आ गए हैं, और रिजवान जहीर भी बसपा छोड़कर सपा आए हैं, विनोद चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़कर सपा में आ चुके हैं, गयादीन अनुरागी कांग्रेस से सपा में, पंकज मलिक कांग्रेस से सपा में, हरेंद्र मलिक कांग्रेस से आए हैं, कादिर राणा भी बसपा छोड़कर आए हैं, 11वां नाम वीर सिंह का है। ये लिस्ट तो खत्म नहीं हो रही है, और आजम भाई भी हैं, विनोद मिश्रा हैं, पार्टी बदल रही है, ओम सिंह अपना दल छोड़ करके आए हैं। राजीव बिल्कुल आपने सही कहा, और इस लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि वैसे तो अखिलेश की कोशिश हर दल में सेंधमारी की है, लेकिन उसमें खासकर बसपा को ज्यादा बड़ा झटका दिया गया है। बसपा के 7, कांग्रेस से 5 अपना दल और भाजपा से एक एक नेता सपा की साइकिल पर सवार हुए। चलिए राजेंद्र आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना होगा कि टिकट के बंटवारे में ये लोग कहां कहां एडजस्ट होंगे, ये बड़ा सिर फुटबॉल वाला काम होगा। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं पीएम मोदी के सबसे बड़े मिशन की। उत्तर प्रदेश की जंग जीतने के लिए पीएम मोदी भी जल्द मैदान में दिखाई देंगे। आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं राजेंद्र। बिल्कुल, और इनकी रूपरेखा लगभग तैयार हो गई है। सबसे खास तस्वीर 16 नवंबर को दिखेगी, जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर पूर्वांचल के लोगों को खास सौगात देंगे। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए 16 नवंबर वो तारीख है जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने वाला। बड़ा लंबा इंतजार रहा है, और जितनी बार इसका नाम लिया जा चुका है कि पीएम मोदी को सुल्तानपुर पहुंच के इसका उद्घाटन करते हुए देखने का इंतजार बहुत लोगों को होगा। सुल्तानपुर पहुंचेंगे 16 नवंबर। नवंबर में मोदी का मेगा चुनावी शो। पूर्वांचल में मिलेगी रफ्तार, पश्चिम में उड़न छू प्लान। 10 दिन 3 दौरे, भाजपा की नवंबर क्रांति। देश के सबसे बड़े प्रदेश का चुनाव है तो भाजपा की तैयारी भी उतनी ही बड़ी है। बहुत जल्द पीएम मोदी चुनाव प्रचार की कमान संभाल लेंगे। आने वाले दिनों में वो यूपी में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं, और इन दौरों से साफ हो जाएगा कि भाजपा के लिए यूपी जीतना कितना जरूरी है। 16 नवंबर को पीएम मोदी सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी का दौरा करेंगे। इसके बाद 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। सभी दौरों पर सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। यूपी में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब अमित शाह ने 29 अक्टूबर को लखनऊ से मेरा परिवार भाजपा परिवार नाम से सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। अमित शाह ने लखनऊ से ये एहसास दिला दिया था कि यूपी के चुनाव का नतीजा 2024 तक भी असर डालेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी भी यूपी की जंग में कूदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार बोले शंकर की तरह यूपी की
जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। भाजपा की तैयारी पूरी है, बस तैयार किए गए रूट प्लान को फॉलो करना है। रविवार को जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो सीएम योगी भी उस बैठक में शामिल हुए और मीटिंग में उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव रखते हुए सबके बीच कहा कि यूपी में केंद्र और प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया है और भाजपा चुनाव जीतेगी। आने वाला समय 2022 जैसे 2014 की सफलता मिली है, 2017, 2019 उसी तरह 2022 का भी ऐतिहासिक जीत कार्यकर्ताओं के बदौलत हम करेंगे और उन्हीं के दम पर करेंगे। आदरणीय योगी जी का नेतृत्व, उनकी ईमानदारी, उनका विकास और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सूझबूझ में दमदार सरकार के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चुनाव तो 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन पार्टियों की असली जवाबदेही यूपी से ही तय होगी और यही वजह है कि भाजपा यूपी में विजय गाथा लिखने के लिए अभी से जुट गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये उड़न छू प्लान कितना कारगर होगा इस पर नजर तो जरूर रहेगी, तमाम दलों की रहेगी। चलिए राजेंद्र, अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आज क्या क्या बड़ी खबर रहने वाली है, किस पर बज़ क्रिएट होने वाली है। बिल्कुल स्नेहा, सियासी खबरों पर तो लगातार हम नजर बनाकर रखते ही हैं। हमारी कोशिश रहती है कि चुनावी और गैर चुनावी कोई भी खबर हमारे दर्शकों से अछूती न रहे, उसे छूटने न पाए। पिछले दिनों लाइमलाइट में रहे महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में आज क्या बड़ी खबर है, दर्शकों को बताएंगे हमारी सहयोगी स्नेहा बताएंगी। ओवर टू यू स्नेहा। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए ये बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि जो अपडेट्स हैं यहीं से निकल करके आ रही हैं। तो हम आपको बताएं, प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर प्रयागराज की जिला अदालत के स्पेशल कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। सीजेएम कोर्ट से आनंद गिरी की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। सुनवाई दोपहर 12 बजे होगी और स्पेशल जज मृदुल मिश्रा की कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। अभियोजन पक्ष की तरफ से आनंद गिरी की जमानत अर्जी का विरोध किया जाएगा, तो आनंद गिरी को चार्जशीट दाखिल होने तक जमानत नहीं दिया जाए, इस बात की सिफारिश होगी, कोशिश होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाए कि सपा सांसद एसटी हसन से जुड़ी जो अपडेट आ रही है। जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एसटी हसन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्यों? आज सपा सांसद एमपी एमएलए कोर्ट में चार्ज फ्रेम होंगे इनके लिए, और यह भी बता दें कि आज एसटी हसन के साथ 3 और सपा नेताओं पर चार्ज फ्रेम हो सकता है। वहीं आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर पहले ही आरोप तय हो चुके हैं राजेंद्र, तो ये मुश्किल वक्त हो सकता है। बिल्कुल स्नेहा, चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, पूरा मैटर क्या है। दरअसल रामपुर से सांसद आजम खान की जीत के जश्न में जून 2019 में एक समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी और इसके बाद इस केस में सांसद आजम खान, विधायक अब्दुल्ला आजम, रामपुर पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान, सांसद एसटी हसन, सपा नेता फिरोज खान और आरिफ के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। बिल्कुल, और अब इसी क्रम में आज क्या अपडेट आएगी वो हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। राजेंद्र, अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, निषाद समाज पार्टी की, जिसने अपने प्रदर्शन आरक्षण के मुद्दे पर अब स्थगित कर दिए हैं। वजह भी हम जानते हैं क्योंकि कल से इस खबर को हम फॉलो कर रहे हैं, दर्शकों को आइडिया होगा कि आरक्षण का मुद्दा कैसे बोतल से निकलता है और एक मुलाकात के बाद फिर से बात बन जाती दिखाई देती है। वो भी 8 से 10 मिनट की मुलाकात थी राजेंद्र। इसके पहले भी आपको याद होगा स्नेहा कि ये घोषणा धर्मेंद्र प्रधान ने ही की थी गठबंधन की, और अब देखिए उनसे सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात में, वो भी कैजुअल, फॉर्मल नहीं थी, अनौपचारिक मुलाकात थी, और उसके बाद से ये आरक्षण वाला मसला ठंडा होता दिखाई दे रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। दिल्ली से है, दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक आज ही है। इस बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। ये बेहद अहम रहेगा क्योंकि देखिए आंदोलन को 1 साल पूरे होने को है और इस पर जो रणनीति है वो सरकार से बातचीत को लेकर हो सकती है। किसान नेता कोई फैसला ले सकते हैं। पिछले 11 महीने से 3 कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन है, जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है, लेकिन आने वाले वक्त की तस्वीर तय हो सकती है। बिल्कुल, तो आज ये होगा, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
1 साल पूरे होने पर आगे की रणनीति क्या हो, संयुक्त किसान मोर्चा की, इस पर आज चर्चा होगी। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक आज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी हर जिले में रात 10 बजे तक टीकाकरण करने के निर्देश दे चुके हैं। ये बड़ी बात है राजेंद्र, बिल्कुल कितना वक्त देना है। देखिए यूपी में अभी तक वैक्सीनेशन के लिए पात्र 15 करोड़ की आबादी में से लगभग 10 करोड़, क्योंकि 9.95 ये आंकड़ा है। वैक्सीनेशन के लिए देखा जाए तो पहली डोज इन्हें लग चुकी है। ऐसे में 5.25 करोड़ की आबादी अभी भी वैक्सीन की कोई डोज नहीं ले पाई है और ये अभी चिंता का सबब नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने रोजाना 25 से 30 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बहुत सख्त अंदाज में कहा है कि लक्ष्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए टीकाकरण के लिए ग्राम प्रधान हो, सांसद हो, हर जनप्रतिनिधि से सहयोग लिया जाए। प्रथम डोज संतृप्त ग्राम के माइक्रो लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शहरी वार्ड में प्रथम डोज संतृप्त वार्ड की भावना के साथ मिशन मोड में काम करना जरूरी है। तो देखा आपने कैसे मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, सख्त है, जिम्मेदारी उन्होंने अधिकारियों की तय कर दी है कि आपको ही ये कार्य इस समय पर कर देना है और साथ में जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ दिया है कि वो नजर रखें। बिल्कुल राजेंद्र, अब चलिए गंगा सवेरा में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर सियासी बयार किस तरफ बह रही है। लोग कुछ तो सोचते होंगे, बात करते होंगे, जब इकट्ठा होते होंगे चाय की चुस्कियों पर जानने की कोशिश करते होंगे कि मुद्दे क्या है। इसीलिए हम आपको लिए चलते हैं ये बताने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है। और हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर के हमारे संवाददाता अमर सिंह के पास, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह और आज हम मौजूद हैं कानपुर में। और जब आप कानपुर में मौजूद होते हैं तो आपके मुंह से मैं नहीं हम निकलता है और यहाँ की जनता आज अपने अंदाज में बताएगी कि वो 2022 में किसकी सरकार बनाने जा रही है, क्या उनके मुद्दे हैं। और आज हम किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और ये संजय वन है, संजय उपवन है, इसके बाहर हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से सुबह आए हुए हैं और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर एक मित्र मंडली भी बैठी हुई है। भैया, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। भैया ये बताइए कि दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, बीच में करवा चौथ भी रहा। अब ये बताओ कि जब चुनाव आएगा जनता किसको चांद दिखाएगी, किस नेता को, और किसकी सरकार बनवाएगी, किसकी होली मनेगी अगले साल? भैया 100 बात की एक बात है, भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आएगी। बहुत खुश लग रहे हैं आप भाजपा से? बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। बहुत काम किया किदवई नगर में उन्होंने। किदवई नगर में बहुत काम हुआ है। विधानसभा चमका दी उन्होंने। बहुत शानदार। आप भैया यही इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले? भैया क्या आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से क्या काम हुआ है और आपको क्या लगता है कि सरकार ठीक है, काम सरकार का? ये जैसा आपने बताया कि करवा चौथ में बहुतों ने चांद देख लिया, अब चांद देखने की बारी इनकी, जो चांद नहीं देख पाए हैं, जैसे योगी जी, तो अब की भी चांद वही देखेंगे। भैया ये ब्रेड मक्खन बहुत फेमस है आप लोगों का, दिल्ली तक फेमस है। लोग कहते हैं कि लोग आए हुए हैं खाने के लिए यहाँ पे, दिल्ली से यहाँ लोग ब्रेड मक्खन खाने आए, हालांकि हम यहाँ ट्राई करेंगे। हम पहले खाएंगे फिर हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि दिन की शुरुआत करेंगे, किसको आप ब्रेड मक्खन खिलाएंगे 2022 के चुनाव में? ये बताइए। ऑब्वियसली अपनी भाजपा सरकार है, बहुत कर रही है हम लोग के लिए। आपकी अपनी बिल्कुल पर्सनल वेरी ओन भाई, उसी को आना है 2022 में, और क्या उसी को आना है। बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। तैयार है। विधानसभा के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या विकास हुआ है यहाँ पर? हाँ, काफी चेंजेस हुए हैं। आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, आप कह रहे थे कि आप बाहर से आए हैं। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? हम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? हाँ, गाजियाबाद तो यूपी में लगता है। तो क्या आपको क्या रुझान लग रहा है? गाजियाबाद में भी भाजपा की है, जहाँ भाजपा ही है। अच्छा, तो क्या आपको क्या उम्मीद लगती है, क्या कुछ कमी रह गई कहीं की? सब पूरी 5 कितने नंबर देंगे 10 में से? कमी ज्यादा तो लगा ही रहता है, ठीक है, कोई कम कभी ज्यादा, लेकिन कई चीज़ों में विकास हुआ है, कई चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम भी हुई है। जैसे प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, आम जनता के लिए बड़ा कठिनाई हो गई है। लेकिन अगर आप रोड पे चले तो हम गाजियाबाद से यहाँ आते हैं तो मात्र 5-6 घंटे में हम पहुँच जाते हैं। तो वो तो अखिलेश यादव दावा करते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनवाया है तो दिल्ली के लोग जल्दी आ जाते हैं। और आप गाजियाबाद से बाहर निकलिए। अच्छा, गाजियाबाद से बाहर और कहीं भी जाइए, पूर्वांचल देखिए, जितने भी हाईवे देखिए आप कैसे बन गए। बताइए, आप क्या किन मुद्दों पे वोट देंगे? आप और भी अपने दोस्तों से बात करते होंगे, वहाँ से बात करते होंगे, क्या उनका विचार है, क्या रुझान है?
कि किन मुद्दों पर वो वोट दें? देखिए मतलब पॉलिटिकली तो हम ऐसा कुछ करते नहीं है कि मतलब कौन सा किसका क्या है, बट हाँ इस गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, काफ़ी सही किया है, काफ़ी चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो जिसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड था वो था एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब उन्होंने स्टार्टअप के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए इतना ज़्यादा जो हमारी वो किया है, इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है कि ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया है डिजिटल इंडिया स्टार्टअप के लिए, नए स्टार्टअप के लिए बहुत इजी कर दिया है कि जो अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है कि वो स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है। उन्हें जॉब के लिए भागना नहीं है, उन्हें अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो सरकार से खुश हैं कुल मिला के? हाँ, मतलब क्या लगता है आपको 2022 में जनता किन मुद्दों पर वोट देगी? क्या लगता है आप क्या विचार है? कमल तो नहीं खिलेगा, बाकी चाहे कुछ भी खिल जाए। कमल नहीं खिलेगा, क्यों? इतना क्या वो दिक्कत है? अरे आप खुद ही देखिए, इस समय पेट्रोल के दाम देखिए, डीजल के दाम देखिए, किस तरह पेट्रोल के दाम तो कम कर दिए उन्होंने 5 रुपए, अभी हमने खबर पड़ी है। बढ़ा के 5 कम किए ना। अच्छा 30 बढ़ा के 5 कम किए, और डीजल भी 10 कम कर दिया। अरे तो बता दो, 30-40 रुपए बढ़ा के अगर 10 रुपए कम कर दो तो उसमें कोई लाभ नहीं हम लोग। हाँ, ये कानपुर की जनता थी जिसने अलग अलग मिले जुले विचार रखे। सपा और भाजपा को लेकर मुख्यतः इनके मुद्दे हैं, और युवाओं के भी रोजगार को लेकर मुद्दे हैं कि रोजगार की कमी रही, जो भी रहा, महंगाई को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, विकास पर भी बात कर रहे हैं। आगे हम और भी जारी रखेंगे अपनी चुनावी यात्रा। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ मैं अमर सिंह, एबीपी गंगा के लिए। तो राजेंद्र, अमर सिंह ने खासकर युवाओं की राय जिस तरीके से रखी, कानपुर क्या सोच रहा है, ये एक झलक तो हमें देखने जरूर मिली। अमर सिंह स्वयं भी युवा हैं और उन्होंने युवाओं की राय ज्यादा ली है।